नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के पीछे कई वजह हैं, लेकिन सियासत के जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि आधी आबादी पर फोकस का पूरा फायदा एनडीए को मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटर्स ने दिल खोलकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया। यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। 2027 में यूपी और उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या इन राज्यों में भी महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी रहेंगी? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दोनों ही चरणों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा था, जिसका नतीजा रहा कि एनडीए के चुनाव में बम्पर जीत हुई है। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद अब महिलाओं की चर्चा हो रही है और आधी आबादी पर बीजेपी का खास फोकस है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल और लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया में शामिल हुए सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की सरकार में आज पहाड़ की महिलाएं स्थानीय उत्पादों को बेचकर अच्छी आमदनी कर रही है। बेनू जी की ये पुस्तक बहुत सारी जो महिलाएं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक फील्डों में, मैं राजनीति का क्षेत्र कहूँ, समाज का क्षेत्र कहूँ, लेखन का क्षेत्र कहूँ, हर क्षेत्र में बेनू जी की इन पुस्तकों से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आगे बढ़ने का एक माध्यम वो पुस्तक बनेगी। और मैं सच कहूँ तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए कि मैंने हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस राज्य को बनाने में भी, इस राज्य को आगे बढ़ाने में भी किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का है। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सहायता के लिए नंदा गौरा योजना, एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए वैष्णवी सुरक्षा योजना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना जैसी योजनाएं भी हैं, जो महिलाओं के पोषण से संबंधित है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के जरिए 30,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। महिला एसएचजी ने अब तक इस पहल के तहत 4.93 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। देखिए, अगर मैं मातृशक्ति की बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कहीं ना कहीं महिलाओं को वहां ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलने का काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण पास करके जो बिल पास किया है, वहां पर हमारी महिलाएं आगे चल के मजबूत होंगी और लोकसभा में और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगी। और उत्तराखंड के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को 30% नौकरियों में भी आरक्षण दिया है और यहाँ पे मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वयं स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। और यही नतीजा रहा कि पूरे देश के अंदर आज हमारी मातृशक्ति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। 2011 के बाद से अब तक देश की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की आबादी 49,48,519 है, जो कुल आबादी का 49% है। जाहिर है कि अगर बिहार की तरह उत्तराखंड की आगामी विधानसभा चुनावों में अगर महिलाओं ने किसी पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया तो फिर चुनाव में जीत तो तय है। यही वजह है कि बिहार की तरफ बीजेपी राज्यों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को लेकर बीजेपी की अपनी बातें हैं तो विपक्ष का सियासी हमला भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। जो ये बातें सामने आ रही है कि हम महिलाओं को जो है साधने का कार्य करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, अगर इतनी हित की बात करनी होती तो इस उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के साथ अन्याय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज में उन बहुत सारे अशासकीय जो महाविद्यालय हैं, वहाँ पे जो कार्यरत महिलाएं हैं, उनका दुख, उनको इस बात का दुख है कि सरकार ने अशासकीय कह करके उनकी चाइल्ड केयर
लीव तक जो है कैंसिल करने का कार्य किया है, जो अधिकार उनका फंडामेंटल अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कोई नहीं छीन सकता। और आप कह रहे हैं कि आप साधते हैं, आप साधते नहीं हैं, आप टारगेट करते हैं। और रही बात बिहार की, तो बिहार में आपने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं है। बिहार में आपने वोट खरीदने का कार्य किया है और दुख इस बात का है कि चुनाव आयोग आपके हाथ की कठपुतली बन के सब कुछ देखता रहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी 10-10 हजार की 2 किस्तें जो है महिलाओं के खातों में आपने डालने का कार्य किया और चुनाव आयोग खामोश था। और पहले ऐसा होता था कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और वोट के लिए अगर कोई व्यक्ति पैसे देता पकड़ा जाता था, कोई अगर योजना चलाई जाती थी, तो उसका कैंडिडेचर तक जो है रद्द करने का कार्य यही चुनाव आयोग करता था। चुनाव आयोग आंख बंद करके आंख पे पट्टी बांध के बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने का कार्य करती है। बिहार चुनाव के नतीजों को देखकर ये साफ दिखता है कि सरकार ने महिला समूहों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका उन्हें फायदा मिला है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत 68,000 समूहों में 5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 1.68 लाख महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं, यानी कि 1.68 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। और सरकार का लक्ष्य है आने वाले दिनों में लाखों महिलाएं लखपति बनेंगी। साफ है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रही है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में पार्टी को मिल सकता है और ऐसा संभव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन 24/7। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और उसमें देखा कि बिहार में किस तरीके से महिलाओं ने एनडीए की सरकार को फुल समर्थन दिया और एनडीए की सरकार बनी। ऐसे ही अब उत्तराखंड में भी महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, योजनाओं के द्वारा कहें या फिर उनके लिए रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या महिलाएं बिहार की तरह ही उत्तराखंड में भी बीजेपी के साथ खड़ी रहेंगी, एनडीए के साथ खड़ी रहेंगी? और दूसरा सवाल ये है, जो बीजेपी की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर कितना काम कर रही हैं? क्या सच में महिलाओं का उत्थान हो रहा है या फिर ये सिर्फ योजनाएं टीवी स्क्रीन तक सीमित हैं, गूगल तक सीमित हैं और सिर्फ फाइलों तक सीमित हैं? आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि लाखों महिलाओं को लखपति बनाने पर बीजेपी का जोर चल रहा है। स्वयं सहायता समूह के जरिए भी कमाई जो महिलाएं कर रही हैं, स्थानीय उत्पादों के जरिए महिलाएं अब कमाई कर रही हैं, अपने उत्पादों को बना रही हैं और इसी के साथ जो सरकार की तरफ से हिमालयन ब्रांड बनाया गया है उसके तहत इसकी ब्रांडिंग की जा रही है और इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे कि महिलाएं अच्छा अपनी आर्थिकी को भी मजबूत कर रही हैं। तो बीजेपी उत्तराखंड में भी काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल विपक्ष के हैं, क्योंकि विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है। जो भी कमियां देखने को मिलती हैं तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा ही। तो ऐसे में ये सवाल भी हर तरफ है कि बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को साधने के लिए चुनाव से पहले ही योजना के नाम पर किश्त दी गई और इसका अब सीधा असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यूपी में भी चुनाव हैं, उत्तराखंड में यूपी में दोनों में एक साथ चुनाव है, जिसमें देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति देखने को मिलती है, क्या कुछ योजनाएं देखने को मिलती हैं और इसका क्या कुछ असर रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। तो आधी आबादी पर पूरा फोकस बिहार में देखने को मिल रहा है, यानी कि महिलाओं पर बिहार में फोकस देखने को मिला। अब उत्तराखंड में भी यही चीजें देखने को मिली है, हर राज्य में देखने को मिलती है। हम उत्तराखंड की बात करेंगे कि उत्तराखंड में कितना महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है और इसी के साथ उनका उत्थान हो रहा है या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रभा जी जुड़ चुकी हैं, इसी के साथ शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, इसी के साथ लक्ष्मी बिष्ट जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ी है, उमा सिसोदिया जी समाज सेवी हैं, दीपक रावत जी यूकेटी से जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन 24/7 में। तो सबसे पहले प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी किश्त जारी की बिहार में, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव के टाइम पे किया जाता है, आखिरी समय में सितंबर महीने के आखिर में ये किश्त को जारी किया गया जो 10,000 रुपए दिखाई जा रही है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी अब जब चुनाव आएंगे तो एकल महिला स्वरोजगार योजना का
थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसको लेकर अभी कोई बात नहीं की जा रही है। ऐसे में ये भी सवाल है कि जब चुनाव आएंगे तब इसकी जो किश्त होगी वो जारी की जाएगी। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कल बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, उसके लिए सभी जो हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं या बिहार की जो जनता है जिन्होंने एक सही निर्णय लिया है, तो उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और देखिए, जब कोई भी पार्टी हो, जब वो चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं उसमें कार्यकर्ता जो होते हैं बहुत काम करते हैं। ये कह देना बहुत आसान होता है, हम कहीं भी चैनल पे बैठ के ये बात कह दें कि किश्त दे दी, चलो मैं उस पर भी बताऊंगी आपको, लेकिन ये देखिए कितना काम किया। जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, जो आज मुख्यमंत्री का चेहरा, हमने पहले ही कहा था कि जो माननीय जो नीतीश कुमार जी वहां पे चेहरा होंगे, आज वो मतलब इससे पहले हम ये कहेंगे 4 वर्षों के बाद दोबारा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जनता ने कितना विश्वास उन पर जताया है। तो पहली बात तो यही अपने में आ जाती है कि एक चेहरे को हम बार बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं उस पर विश्वास कर रही है। क्योंकि यहाँ तो एक बार अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो एक बार मुख्यमंत्री एक पार्टी की सरकार होती है तो दोबारा ये लगता है कि पता नहीं ये दोबारा यही पार्टी आएगी या पार्टी बदल जाएगी। तो पहले तो ये देख लीजिए, जनता को जब फायदा किसी पार्टी से पहुंचता है तो तभी वो उनको दोबारा से चुन के सत्ता में लेके आती हैं। जी बिल्कुल प्रभा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पार्टी पे जब विश्वास करते हैं, जो समर्थन है वो मिलता है, तब जाकर वो किसी भी चेहरे पर मुहर लगाती है। तो ऐसे में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, शांति प्रसाद भट्ट जी। जिस तरीके से प्रभा जी ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार को बार बार इसीलिए समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो योजनाएं ला रहे हैं जो जनता है उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या सच में तीसरी बार भी बीजेपी मुहर लगाएगी या फिर जो वादे हैं वो खोखले साबित होंगे? प्रिया जी, अभी आपने महिला उत्थान की बात की, तो मेरा तो इनसे निवेदन है कि बिहार में ये प्रचंड बहुमत से आए तो वहां किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। बहुत महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं ने इनको वोट दिया है, तो बना दीजिए किसी महिला को मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बनाते हैं किसी महिला को मुख्यमंत्री? बना दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि मोदी जी को हटा के देश का प्रधानमंत्री भी किसी महिला को बना दीजिए। क्यों नहीं बनाते हैं? केवल महिलाओं का वोट लेंगे। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत महिलाओं की बात, यहाँ लगातार गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो रही है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, चाहे वो घनसाली हो, टिहरी हो, चौखुटिया हो, सब जगह लोग आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके। और पिछले दिनों एक मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है, कद्दावर मंत्री है, उनके क्षेत्र में हमने देखा कि एक महिला बहन को किस तरह लोग लाठी डंडी पर उठाकर लेकर आ रहे हैं सड़क तक। तो ये स्थिति उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की है। और अभी पहाड़ी अंचलों में लगातार भालू के हमले, बाघ के हमले महिलाओं पर हो रहे, लगातार खबरें आ रही हैं। इस पर कोई काम नहीं करेंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, यूपीए की सरकार, हमने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डीएच, सीएससी, पीएससी, एपीएससी और पूरी एक स्कीम बनाई थी जिसमें शिशु सुरक्षा योजना से लेकर खुशियों की सवारी तक, जब शिशु हो जाता था, गर्भवती महिला की पूरी सुरक्षा करके बच्चे और जच्चा बच्चा को घर छोड़ने तक गाड़ी की सुविधा थी। चाहे सैनिटरी नैपकिन हो, ईपिल्स, आयरन फॉल्सिक टैबलेट्स हो, सारी सुविधाएं कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी थी। इन्होंने सब सेंटरों के बुरे हाल कर दिए। जो सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई है, जहां एक एक्सपर्ट एनम बहन बैठती है, वो सब इन्होंने खत्म से कर दिए हैं। आप पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है। अब केवल बिहार के मॉडल पर आप देखेंगे, जिस तरह जीविका दीदी और आशा दीदी, इनके खातों में 10-10 हजार रुपए डाल दिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, एक तरह से अपराध है। और जिसको ये अपराध देखना था ज्ञानेश कुमार को, वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा था। और ये तो सीधे सीधे चोरी का वोट है, चोरी से बनी हुई सरकार है। तो इससे क्या कहेंगे आप ज्ञानेश कुमार जी का बयान है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर वहां थे और चुनाव के बाद 3 लाख वोटर बढ़ गए, 7.45% वोट आ गया। और वोट परसेंटेज भी आप देखेंगे तो आरजेडी को 22.71%, 25 सीट, बीजेपी को 20.74%, उनकी 95 सीट, जेडीयू को 18.90%, उनकी 81 सीट, और कांग्रेस को 8%, उनकी 6 सीट, और एलजेपी को मात्र 5% मत मिला और उसकी 19 सीट। तो ये तो खेला है पूरी तरह से, जनता देख रही है। जी बिल्कुल शांति प्रसाद जी, जिस तरीके से आपने बताया, तमाम आरोप लगाए, इसमें प्रभा जी जिस तरीके से शांति प्रसाद जी ने आरोप लगाए हैं आपने भी सुने, तो ऐसे में क्या कुछ पलटवार आप करना चाहेंगे और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो बीजेपी उत्तराखंड में कर रही है? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि
कांग्रेस का तो आज यही मैं कहूंगी रोना हो गया है कि कब चुनाव के नतीजे आएंगे और फिर ठीकरा किस पे फोड़ना है। कब पहले ईवीएम का चलता था, फिर इन्होंने कितना वोट चोर का इन्होंने नारा दिया। ये तो चुनाव से पहले ये काम मैंने कहा, आज जो कांग्रेस है उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें ठीकरा किस पे। नहीं, मैं आ रही हूँ, कृपया आप पेशेंस रखिए। ठीकरा किस पे फोड़ना है, काम ये लोग करते नहीं है, धरातल पर ये लोग जाते नहीं है। अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लूं, अभी तक इनका संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। जो इनके पहले अध्यक्ष थे वो चले गए और उससे पहले अभी तक इनकी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? कारण यही है कि इनका जो संगठन है उसमें कोई आना ही नहीं चाहता, कोई कार्यकर्ता इनके पास नहीं है, धरातल पर काम करने के लिए कोई इनके पास व्यक्ति नहीं है। तो कौन कांग्रेस में जाएगा? वो कांग्रेस जो केवल नकारात्मक मैं कहूँगी राजनीति करती है। अगर आप आज इनसे ये पूछ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है, इनका एक काम बता दीजिए, तो मेरे को लगता है शायद ये उससे भी मना कर देंगे कि कुछ काम किया ही नहीं। तो देखिए, विपक्ष को इनका ये जो राजनीति इन्होंने अपनाई है नेगेटिव, वही इनका सबसे बड़ा कारण है हार का। अब चाहे ये ईवीएम कहे, वोट चोर कहे, इनके जो ये नैरेटिव है, फेक नैरेटिव, जिस तरीके से हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बातें सुनी और दोनों के आरोप देखे, प्रभा जी, जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार देखी है और दोनों के काम भी देखे हैं, ऐसे में यूकेडी भी बहुत एक अहम रोल जो उत्तराखंड की भूमि पर करती है। यूकेडी हमेशा हर मुद्दे पर खुलकर बोलती है, आए दिन प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं, चाहे बच्चों का कोई प्रदर्शन हो, महिलाओं का हो, शराबबंदी का हो। इसीलिए दीपक रावत जी, अगला सवाल आपसे है, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर उत्थान की बात की जाती है, तो धरातल पर आपको क्या कुछ नजर आता है? महिलाओं का सच में उत्थान हो रहा है या फिर सिर्फ ये फाइलों में ही दिखाई देता है? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी जी, अगर आपको सीखनी हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लीजिए। वो इसमें बहुत निपुण हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करती है। मैं मान भी लूँ कि 1,68,000 लोग महिलाएं जो हैं यहाँ पर लखपति बन चुकी हैं, तो वो हमें दिखता क्यों नहीं है? वो महिलाओं के जीवन यापन में जो एक लखपति बनी है, वो उनके जीवन यापन को जीवन शैली में दिखता क्यों नहीं है? वो हमें नज़र क्यों नहीं आता है गाँव में? क्योंकि हम गाँव की बात कर रहे हैं, शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। 13 जिलों से बना हुआ है, जो 9 पर्वतीय जिले हैं वहाँ की महिलाओं में दिखता क्यों नहीं है? तो तब लगता है कि जो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये कौन सी महिलाएं हैं जो दिखती नहीं है, जो किताबों में तो दिखती हैं, कागज़ों में तो दिखती हैं, लेकिन वास्तविकता के जीवन में कहीं पर नज़र नहीं आती। पर अगर हम आंकड़े मान मिले तो निश्चित रूप से सही है। देखिए, किसानों को एक बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र स्कीम थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम, उसी का ही ये पार्ट 2 है, जहाँ पर महिलाओं को रोजगार के लिए उनको धन दिया जा रहा है, या एक तरीके से कह लीजिए उनकी मदद की जा रही है। अब मैं तो, अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 हज़ार की 2 किस्तें दी हैं उनके स्वरोजगार के लिए, तो मैं तो मानूंगा 2027 में डबल इंजन की सरकार है, उतनी ही राशि, क्योंकि महिलाओं में भेद मत करिएगा कि बिहार की महिलाएं कोई और होंगी और उत्तराखंड की महिलाएं कोई होंगी। यहाँ की तमाम महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएं, कुछ तो मिले। वो जो गांव में बागों से मरने से अच्छा कम से कम उस 20,000 से घर में तो रहेंगी, खेतों में जाएंगी, जंगलों में जाएंगी, अपना सही जीवन यापन करेंगी। तो मैं तो पूरा आशान्वित हूँ कि अगर जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, जो महिलाओं को दिए हैं, 10,000 की 2 किस्तें दी हैं, इतनी ही किस्तें कोई भेद नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी पहाड़ की महिला में और बिहार की महिला में, या पूरे भारतवर्ष की महिला में। पर मैं भेद भी बताऊंगा कैसे भेद दिखता है इनका। तो वो अगर बेनिफिट मेरी यहाँ की महिला को मिलता है, उनका किसी भी स्वरूप में सशक्तिकरण होता है, तो यूकेडी उसका समर्थन करती है। जी पर मैं आपसे बिल्कुल, जिस तरीके से दीपक जी आपने बताया कि अगर यहाँ भी उसी तरीके से पैसे मिलेंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण और बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। प्रभा जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उमा जी के पास जाएंगे। उमा जी, जिस तरीके से आप एक समाज सेवी हैं और आए दिन महिलाओं के दर्द आपके सामने देखने को मिलते होंगे, हर एक चीज वो आपके पास लेके आती होगी, तो आपको क्या कुछ दिखता है? सच में उत्थान हो रहा है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है? मैं बहुत हैरान हूँ यूकेडी के प्रवक्ता महोदय और बीजेपी की मेरी बहन के इन बयानों से, खासतौर पे यूकेडी के प्रवक्ता महोदय की बात से तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने वहाँ 20,000 रुपये दिए तो आप हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को भी दीजिए, फिर कल आप बंगाल को भी दीजिए, फिर कल आप बिहार को, दूसरे राज्यों की हर महिला को दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की महिला को दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, एक महिला जिसके पास स्किल नहीं है, आपने कहा कि हमने उनको स्वरोजगार के लिए दिए, एक महिला जो हाउस वाइफ है जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, वो उन 10,000 20,000 का करेगी क्या?
क्या आपने पहले ये देखा कि वो इस पैसे का कहाँ लगाएगी, कहाँ पर उसका सदुपयोग करेगी, या वो क्या काम करना शुरू करेगी? ये सिर्फ आपने एक तरह उनके हाथ में पैसा दे दिया और वो पैसा उनके हाथ से होता हुआ उनके पति के हाथ में और उनके परिवार के हाथ में चला जाएगा। वो महिला महीने भर बाद या 2 महीने बाद वो फिर ऐसी ही होगी। फिर अगली बार चुनाव आएगा, फिर आप इस पैसे को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर देंगे, फिर 25,000 कर देंगे। क्या वाकई में इससे महिलाएं सशक्त होंगी? क्या मैं उन मूल मुद्दों पर बात करना चाहूंगी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला है महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस। हम गांव में अपनी बेटियों को कितने दूर तक पढ़ने के लिए भेज पाते हैं? क्या सरकार ने उस पर काम किया? हमारे गांव में अगर 8वीं तक का स्कूल है तो 8वीं तक के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे 12वीं तक करने के लिए या कॉलेज पढ़ने के लिए शहर नहीं जा सकते, क्योंकि माँ बाप को सुरक्षा का खतरा बहुत ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर पैसा खर्च होगा, इस बात की भी आर्थिकी भी उनकी बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि हम अपनी बेटी की फीस कैसे देंगे और बेटी को हम देहरादून पढ़ने के लिए या किसी शहर में पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे। जब तक महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, जब तक सरकार मूल जो कारण है महिलाओं के जो महिलाओं की कमजोरी के, जब तक उन पर वार नहीं करेगी, आप 10,000 के 10 लाख रुपए बांट लीजिए और उसके बाद आप फिर 4 महीने बाद देखिए। हमने कौन बनेगा करोड़पति का वो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने देखा है कि वो 1 करोड़ जीत गए थे, बिहार के कोई सज्जन थे, और उसके बाद वो कुछ महीनों के बाद फिर वो वापस अपनी उसी नौकरी पर थे और उनके ऊपर हजारों। जी बिल्कुल उमा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पैसे देने से कुछ नहीं होगा, पैसे देने से कुछ नहीं होगा। आप महिलाओं की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे पहले है कि आप समाज की सोच को बदलने का प्रयास करें। समाज की सोच तब बदलेगी जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, सिर्फ पैसे बांटने से नहीं। जब बच्चियां तन से भी, मन से भी और धन से भी मजबूत होंगी, जब महिलाएं पढ़ने के लिए बाहर निकल पाएंगी, जब महिलाएं सुरक्षा, जब माँ बाप इस बात से नहीं डरेंगे कि हमारी बच्ची जाएगी और उसके साथ गैंग रेप हो जाएगा और उन गैंग रेपियों को कभी सजा नहीं मिलेगी, जब माँ बाप के दिमाग से ये बात निकलेगी कि हमारी बेटी सुरक्षित है, वो दुनिया में कहीं भी जाए उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मोदी जी उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोदी जी किसकी आंख निकाल लेंगे? मोदी जी तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, जितना आपने पाकिस्तान को, जिस तरीके से, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के रेपिस्टों पर नहीं हो सकती? अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का इतना ज्वलंत मुद्दा, आज भी उसके जो रेपिस्ट हैं उनको सजा नहीं हुई है, आज भी उस केस का नहीं पता चला। निठारी कांड, सुप्रीम कोर्ट से सब लोग बरी हो गए, वो 19 लड़कियां किसने मारी आज तक उसका नहीं पता चला। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। हम कैसे अपनी बच्चियों को अपने घर से बाहर भेज देंगे जब हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है? सरकार को सबसे पहले महिला सुरक्षा पर। ठीक है उमा जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। जिस तरीके से आपने कई सारे अपराधों का जिक्र किया, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, उन पर अगर गौर करेंगे, बात करेंगे तो पूरी रात चली जाएगी। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से लक्ष्मी जी आप पत्रकारिता में बहुत समय से हैं, जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, हर किसी ने, समाज सेवी, हर किसी ने अपनी बातें रखी और पत्रकार के आए दिन ये खबरें घूमती रहती हैं आगे, तो आप क्या कुछ देखती हैं? महिलाओं का सच में इन 10,000 रुपयों से उत्थान होगा, 5,000 रुपये से उत्थान होगा, या फिर जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, या फिर और योजनाएं जो उनको आगे बढ़ा सकती हैं? प्रिया देखिए, मैं अगर बिहार की बात करूं तो वहाँ पे अगर एक चीज़ देखी जाए तो नीतीश जी ने जो काम किया है तो उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि आज जिस हिसाब से उनको वोट मिले हैं एनडीए गठबंधन को, तो हम लोगों ने देखा होगा शुरू से कि रोज़गार के उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। महिलाओं को पहले उन्होंने बहुत सी महिलाएं, हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि वाकई में उन्होंने जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के तरफ जो है वो काफ़ी आगे तक उनको उनके कदम बढ़ाए हैं, इस चीज़ में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में देखिए सरकार योजनाएं ला रही है, हम उसको भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे नहीं है, बहुत महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। आप पहाड़ में देखिए, पहले क्या होता था कि वहाँ के जो उत्पाद होते थे उनको बाजार नहीं मिलता था, अब आप देख रहे होंगे, हम लोग भी देहरादून में हैं तो काफ़ी जगह जो है सरकार हो या और बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जो उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं और वो निश्चित तौर पे आती हैं। लेकिन उसमें भी अगर कुछ चीज़ें अव्यवस्था होती हैं, खैर बहुत बड़े लेवल पे अगर हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है,
लेकिन जहाँ तक मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो महिलाओं का मैंने अभी कहा कि 4-5 लोग से, या फिर हम यहाँ पे चैनल के माध्यम से बैठे हैं तो हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं, सशक्तिकरण हो रहा है। मैं अगर पत्रकार बनी हूँ, हमारे सहयोगी जो हैं वो मेरे साथ के पैनलिस्ट हैं, तो लगता है कि हम लोग का उद्धार हो रहा है, कि महिलाएं आगे आ रही हैं। कुछ महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं तो लगता है बहुत ज्यादा महिलाओं को आगे मिली है। लेकिन बात अगर समाज की हो रही है, बात अगर सरकार की हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों को एक गांव के, उस सुदूर गांव के उस महिला तक की बात करनी चाहिए यहाँ पे बैठ के, कि जिसको क्या अभाव है और उसको वो चीजें क्या मिल रही है। आज 25 साल का उत्तराखंड हो गया, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि क्या वहां तक जो है महिलाओं का उद्धार हुआ है। आधी आबादी की यात्रा बहुत आसान नहीं होती है। कहीं भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। शुरू से महिलाओं ने पुरुषों के अकॉर्डिंग ज्यादा संघर्ष किया है। आज महिलाएं आज भी कर रही हैं। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो पहले मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए घर में खाना बना के आना है, पहले मुझे पता है कि उनकी स्टडी का मेरी जवाबदारी है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग, बहुत इजी संघर्ष किसी का नहीं होगा, लेकिन मेन संघर्ष क्या है, उस सुदूर गांव तक अगर हम लोग पहुंच पाते हैं, हमारी आवाज यहाँ पे बैठ के अगर वहां तक हम लोग उनको न्याय दिला पाते हैं, तो हम कहीं कह सकते हैं कि हम आज सशक्तिकरण की आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज भी आप पहाड़ों में देखिए, कई चीजें ऐसी हैं कि प्रसव पीड़ा महिलाओं को हो रही है, तो वो रोडों में, रास्ते में बच्चे होते, कंडी डंडी में आज भी महिलाओं को जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत दूर तक लाया जा रहा है। तो हम लोग तब तक अपने आप को सशक्त नहीं कह सकते कि जब तक हम लोगों ने वहां तक वो सुविधाएं नहीं दी। सरकार अपनी पीठ तब तक नहीं थपथपा सकती जब तक हम लोग उन महिलाओं तक, जिस तरीके से आपने तमाम सवाल बीजेपी पर उठाए हैं, हर एक पार्टी ने, हर विपक्षी दल ने, लेकिन ब्रेक का समय हो चुका है। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से लौटेंगे और चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधी आबादी पर अब बीजेपी का पूरा फोकस है। जहां बिहार में महिलाओं की वजह से एनडीए की जीत हुई, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, और अब ये सारे दावे अब उत्तराखंड को लेकर भी किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी लगातार बीजेपी महिलाओं को साधने के लिए योजनाएं चला रही है, और चुनाव आते ही उन योजनाओं का पैसा दिया जाता है, जिससे कि महिलाएं वोट करें बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ कई सारे सवाल विपक्षी दलों की तरफ से, समाजसेवी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से सामने आए हैं बीजेपी को लेकर। प्रभा जी, आप उन सवालों का जवाब देंगी। क्या कुछ बीजेपी का कहना है और क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है आगे? देखिए प्रिया जी, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल सही बात है। जो हमारा तो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। तो जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें हम केवल, ठीक है, आज हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने समाज का एक ढांचा भी देखें तो इससे पहले क्या होता था, समाज में पुरुषों का बहुत वर्चस्व रहा है, और जो महिलाएं हैं उनको हमेशा उन पे क्या है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अगर महिलाएं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, जो घर की रीढ़ वो होती है लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं होती है, इकोनॉमिकली मैं कहूँगी साउंड नहीं होती हैं। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखें या फिर आप राज्य में देखें, केंद्र में देखें, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का तो नारा ही यही है कि हमें नारी को सशक्त बनाना है। और नारी के सशक्तिकरण के लिए जब से उनकी सरकार आई है, वो विभिन्न योजनाएं लेकर आई है, और उन्हीं योजनाओं के तहत जो राज्य है वो उन राज्यों योजनाओं को भी लागू कर रहे हैं। और जो राज्य की मुख्यमंत्री की अपनी योजनाएं होती है, जिनकी ये नहीं है कि चुनाव है एक मुद्दा इसको बना रखा है, वो भी योजना के तहत ही महिलाओं को दिया जाता है। अगर आज हम उत्तराखंड की बात करें तो जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए जो नंदा गौरा योजना सबसे पहले लाए, उनके जन्म के समय बेटियों के लिए, कि अगर बेटी पैदा होती है तब महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं, कि भ्रूण हत्या कितनी थी जब मोदी जी आए थे। तो आप हरियाणा का रेशो देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, लेकिन आज हरियाणा में क्या रेशो हो गए। तो उसके बाद वही ये नारा लेकर आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो आज हम अगर इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं कि उस नारे का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। मैं नंदा गौरा योजना में पढ़ाई 12th तक की पढ़ाई के लिए जो हमारी बेटियां हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद ये आपकी नंदा सुनंदा योजना लेके आई कि अगर कोई हमारी बच्चियां हैं जो किसी वजह से आगे नहीं पढ़ सकती हैं और उनके लिए ग्रेजुएशन वो करना चाहती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए सरकार की तरफ से मदद की जाती है। और आज तक मैं कहूंगी कि 90,000 से ज्यादा इसमें मैं कहूंगी कि प्रभा जी, जिस तरीके से आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, इसी के साथ शांति प्रसाद जी, आप काफी समय से कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ आपके सवाल हैं जो आप बीजेपी से करना चाह रहे हैं? जी शांति प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
शांति प्रसाद जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो अभी उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। उमा जी, जिस तरीके से आपने तमाम जो जानकारी दी कि इस तरीके के यहाँ पर मामले चल रहे हैं, लेकिन इन पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। कितने 10-10, 20-20 साल पुराने मामले हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो क्या कुछ आप कहेंगी? प्रभा जी ने कई सारी योजनाएं गिनवाई। देखिए प्रिया जी, अगर मैं देहरादून की बात करूं, अभी हमने कुछ दिनों पहले, कुछ 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि देहरादून जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अब बिल्कुल निम्न स्तर पर आ चुका है। कुछ लिस्ट थी कि इतने नंबर पर देहरादून है, जबकि हम लोग उत्तराखंड के वासी हैं। हम लोगों के यहाँ अपराध नाम की कोई चीज हमने नहीं सुनी थी, और बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड की राजधानी, अस्थायी राजधानी, इस समय महिला की सुरक्षा को लेकर एक निचले पायदान पर है। तो ये स्थिति तो हमारे उत्तराखंड की है। और ऐसे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो ये रिपोर्ट की बात कर रही हैं, मैं उसको भी बताऊंगी कि वो जो बुक, इसमें जो भी इस सर्वेक्षण किया गया था, बाद में वो झूठा भी साबित हो गया था। और जिन्होंने वो बुक लॉन्च की थी उन्होंने खुद ये कहा था कि आपने यहाँ पे रेशो देख लीजिए, मात्र 200 लोगों पे किया था। और वो उन्होंने खुद आके यहाँ पर जो हमारी महिला आयोग की कुसुम कंडवाल जी है, उनके ऑफिस में जाके वो जो पब्लिश की थी रिपोर्ट, वो बिल्कुल झूठी साबित हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो बातें हैं वो बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे तथ्यों पे हमें तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि फैक्ट हमारे सामने ना हो। प्रभा जी, उत्तराखंड में मैंने अभी पहले भी आपको आरुषि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में आपसे बात करी, उसके बारे में भी आप बता दीजिए। बिल्कुल मैं बताऊंगी। जो अंकिता भंडारी का केस था, आप ये बताइए कोर्ट में किसने सख्त पैरवी करी? अगर हमारी सरकार ने ही, जो दोषी थे, वो जो दोषियों के खिलाफ जब उनको हाई कोर्ट में अपील की गई, तो हमारी सरकार ही जो वकील थे उन्होंने वहां पे सख्त पैरवी करी और उनको उम्र कैद की सजा वहां पर हुई है। तो अगर हमारी सरकार वहां पर सख्त पैरवी नहीं करती, जो हमारी सरकार के वकील थे, लड़कियों को आरक्षण से बाहर क्यों निकाला? जो सरकारी नौकरियों में गर्ल्स को आरक्षण था, उससे आपने बाहर देखिए जो आरक्षण, फिर जब दोबारा सड़कों पर उतरी, उसके बाद आपने क्षैतिज आरक्षण। देखिए जो हमारी, यही मैं बता रही हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मैं ये कहूँगी सामाजिक रूप से भी वो केवल हमारी उत्तराखंड में जो हमारी भाजपा की सरकार है, वो केवल पैसे हम कहेंगे देने का काम नहीं करती है। वो लड़कियों को, हमारी बेटियों को, दोनों की बातें हमने सुनी, प्रभा जी की बातें भी सुनी और उमा जी की बातें भी सुनी। कांग्रेस के नहीं प्रिया जी, देखिए मैं ये कहूंगी, सरकार का काम होता है कि शुरू से ही बच्चों को, जो भी हमारी बेटियां हैं, अगर हम आदि आबादी की बात करें, उनको सशक्त करें, आत्मनिर्भर बनाए। जी बिल्कुल, जो मैंने योजनाएं बनाई, जिस तरीके से हमने आपकी आवाज हमारी बातें हैं, उनके लिए अगर उनका पढ़ाई का खर्चा उठाना है तो नंदा गौरा योजना है 12th पास के लिए, फिर नंदा सुनंदा योजना है। उसके बाद भी अगर हम स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, अगर किसी कारणवश गांव में उनकी शादी जल्दी हो गई, नहीं बस मैं एक ये आपको ये बता देती हूँ कि जो अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि महिलाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, देश की वो अल्पसंख्यक है महिलाओं, बल्कि उन्हें किसी धर्म विशेष की महिलाएं नहीं, उन्हें पूरे देश की महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम तभी मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रख रही है, और देहरादून में और हर जिले में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो, चाहे वो शिक्षा में सुधार हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में मैं कहूँ, आज अगर पहाड़ों पर आप चले जाए, ये बार बार स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि वहाँ पर कितने डॉक्टर्स आज, श्रीनगर का जो मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी का है, नैनीताल का है, हरिद्वार में है। देखिए जहाँ हम ये नहीं कहते, अभी हमने रजत जयंती वर्ष मनाया है, 25 वर्ष पूरे हुए हैं। जी ठीक है, आप एक एक करके बात कीजिए, हमें दोनों के सवाल सुनने हैं, दोनों के जवाब सुनने हैं। उमा जी और प्रभा जी आप शांत हो जाइए, हमें दोनों की बातें सुननी है। तो इसी के साथ हमारे साथ काफी टाइम से कांग्रेस के प्रवक्ता शांति प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। माननीय तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले ही सरकार को हिदायत दी है कि महिलाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक है और उनके साथ एक अल्पसंख्यक वर्ग की तरह व्यवहार होना चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चीजों का पहले से ही ध्यान रखती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर उनके बिल्कुल प्रभा जी और उमा जी आप भी बात हो जाइए हैं जिन महिलाओं की पहले शादी हो चुकी है, जी बिल्कुल 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 आपकी बात एक बार फिर से सुनी जाएगी। आप दोनों
शांत हो जाइए। आप हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता काफी समय से बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप अपनी बात कहिए। काफी टाइम से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रभा जी और उमा जी, आप लोग शांत हो जाइए। एक लाइन सिर्फ ये ऐड करूंगी, जो हमारे स्वयं सहायता समूह है ये उन महिलाओं के लिए है जो पुरानी सरकारों के लिए जिन्होंने कुछ काम नहीं किए। अगर हमने स्वयं सहायता समूह बनाए तो हमने उनको भी, बहनों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, जो किसी कारणवश किसी स्किल में आगे है, कोई घरेलू उत्पाद बनाने में बहुत अच्छी है। अगर उनको प्रभा जी, उमा जी, हमारे पास और भी गेस्ट हैं। आपकी बातें हमने सुनी, समय भी आपको दिया। अब आप शांत हो जाइए। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी काफी समय से जुड़े हुए हैं। आप बोलिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं तो चाहता है मेरी दो तीन बहनें हैं, इन्हीं को सारा मौका दे दीजिए। हम तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं। अपनी बहनों की बात है, हमारी बहनें ये बोल रही हैं, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। लेकिन धन्यवाद, आपने संज्ञान लिया है। और मैं उमा बहन की बात को सुन रहा था, मैं उनकी बात से अक्षर से सहमत हूँ। उन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल तर्कसंगत है और जायज बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा, बल्कि रूपन देवन बजाज के केस में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि समाज में और जो हमारी महिलाएं हैं वो एक तरह से हमारा सम्मान है, और उनकी शारीरिक बनावट ऐसी कि वो भारी संकट में रहती है। इसलिए हर नागरिक का एक कर्तव्य है न केवल उनकी सुरक्षा करे, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक, उसके 21 में स्पेशली कहा है कि जो हमारा स्वास्थ्य का अधिकार है वो प्राण के अधिकार के बराबर है। तो अब बताइए, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जो दम तोड़ देती हैं, उनकी प्राणों की, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप क्या कर रही हैं? अब मैंने तमाम उदाहरण अभी दिए हैं, और अभी उमा जी ने भी कहा है, जिस तरह से अंकिता भंडारी का केस है और बहुत सारे केस है, इनकी 3-3, 4-4 मंडल अध्यक्ष यौन शोषण के आरोप में आरोपी हैं। वो सारी बातें आप किस तरह से, और जो आरएसएस आपकी विंग है, मैं पूछ रहा हूं कितनी महिलाओं का बच्ची का रेप करा था कांग्रेस के, मैं कहूंगी पार्टी के पदाधिकारी ने, आपने कौन सा किया था? मैं इसको बहुत गलत मानती हूँ। इसमें कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उसको सजा होनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने कि उन सबको पार्टी से बाहर किया है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, उसने कोई गलत काम किया हो, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप अगर पार्टी में रहने, प्रभा जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको भी टाइम मिलेगा बोलने का। प्रभा जी आप शांत हो जाइए, हर किसी को बोलने का वक्त दिया जा रहा है। आप शांत हो जाइए। प्रभा जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पहले बोलने दीजिए, आपको भी टाइम मिलेगा। वो ऐसे बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो पार्टी उसको बाहर निकालने का काम भी करती है। आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि गलत काम भी करेंगे और वो पार्टी में भी रहेंगे। तो आप ये बात भी बताइए ना, जब हरिद्वार में नन्ही परी का केस हुआ था, आपका रुड़की में डीएफओ थी, इतनी बड़ी ऑफिसर थी, वो जब विजिट पे गई, उसके गुंडों ने क्या किया था, कांग्रेस के गुंडों ने, तब तो आपने नहीं रोका, तब तो आपने नहीं किया कि एक पढ़ी लिखी महिला के साथ आपके मुझे ऐसा काम करते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी को बोलते तो हम तो पार्टी से बाहर कर देते हैं। अब पार्टी में तो कोई भी कार्यकर्ता आ जाता है, उसके बाद उसका व्यवहार जैसा होगा उसको वैसा पार्टी उसके साथ उसको निकालेगी पार्टी से बाहर। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आपने अपने जो कांग्रेस के लोग थे उनको क्या पार्टी से बाहर निकालने का काम किया? जी बिल्कुल, हमने दोनों की बातें सुनी, हमने बीजेपी की बात भी सुनी, कांग्रेस की बात भी सुनी और दोनों के आरोप भी सुने कि इस पार्टी में ये अपराध हुआ तो ये एक्शन लिया गया, इस पार्टी में ये अपराध हुआ तो ये एक्शन लिया। दीपक रावत जी, आपने भी सब कुछ सुना, बीजेपी की बातें सुनी, कांग्रेस की बातें सुनी, अब आप क्या कुछ कहेंगे? प्रिया जी, देखिए, जहां पर पहले बार आपने मुझसे प्रश्न किया था तो मैंने कहा था कि महिलाओं में भेद भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जैसा उन्होंने बिहार चुनाव में महिलाओं को सशक्त करने के लिए पैसे दिए, वैसे वो उत्तराखंड में क्या तमाम जितने भी राज्य हैं जहां चुनाव होते हैं वहां करें। दूसरी बात, भारतीय जो विषय है वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर है और मुझे लगता है कि वो चौमुखी उनका सशक्तिकरण होना चाहिए हर क्षेत्र में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राजनीति में भी सशक्तिकरण होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्मृति ईरानी के बारे में आप कुछ जानती हैं आज की डेट में वो क्या कर रही हैं? मैं प्रिया जी पूछना चाहूँगा, स्मृति ईरानी जो कि पूर्व केंद्र मंत्री रही हैं और जिन्होंने राहुल गांधी जी को अमेठी से हराया, आज आप मैं पूछ सकता हूं कि उनका कितना सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी कर पाई है अपनी पार्टी में? मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा। और वो बेचारी को आज सीरियल करने पड़ रहे हैं। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीटती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, उस महिला को पूर्व केंद्र मंत्री है वो और स्वयं विपक्ष के कद्दावर नेता को अमेठी से हराया है था, आज कहां है वो? क्या कर रही है वो? कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही है या दर्शकों को मनोरंजन कर रही है?
बताइए ना क्या कर आप रही ये है? देखिए, सशक्तिकरण की बात कर रही है कैसे कह ना, सकती भारतीय है? जनता ये पार्टी अपना- महिलाओं के अपना सशक्तिकरण की किसी बात का करती है काम ना, किसी का कार्य आपको क्षेत्र सुनना है। पड़ेगा भारतीय जनता आप पार्टी के प्रवक्ता से मैं मनोरंजन कहना का चाहूंगा, कैसे बोल ये सकते हैं? खाली जुमले की कोई भारतीय भी जनता कार्य पार्टी करता है, वो जुमलों की कहीं पर पार्टी भी है, काम कर सकता इनका है कोई ना। काम नहीं है कोई टीचिंग महिलाओं के- के नाम टीचिंग का पर, काम गरीबों के करता नाम है, पर कोई सिर्फ कहीं ये पे वोट की पॉलिटिक्स राजनीति में करना है, चाहते हैं कोई और कुछ वकील नहीं। है, कोई अच्छा, स्मृति ईरानी मनोरंजन कहाँ के है? क्षेत्र में है, कोई कहाँ कहीं भी है? काम कर सकता है। कौन सा कोई पदभार है अपनी उनके पास? सेवाएं- वो अपने कौन क्षेत्र से में राज्य का पदभार है? जिस कौन से संसदीय जिले क्षेत्र का से वो प्रभार आती है? वहाँ पर वो कौन काम सा आपने करती है। संगठनात्मक उनको आप जिम्मेदारी क्या- दे रखी है? कांग्रेस दे रखी है आपको? की सरकार नहीं है कि आपने बार-बार दी है? एक ही पार्टी को नहीं एक ही दी है। टिकट देती कोई है। नहीं, कोई एक ही जिम्मेदारी व्यक्ति को नहीं दी वहाँ है। से दे। कोई एक महिला जिम्मेदारी बता दीजिए आपके पार्टी संगठन का में काम है ना। जिसे आप नीचे से उठा के लाए हो और आपने अब जब केंद्र में हमारे उनको पास मजबूत इतने बना रखा हो। कार्य करता है, तो कोई किसी जवाब को नहीं है आपके जिम्मेदारी पास। दे देंगे। भारतीय आप जनता एक पार्टी महिला का यहाँ तो करो, जो हमारे संगठनात्मक पास ढांचा महिलाएं है हैं, बहनें वहाँ पर हैं, महिलाएं सब आगे काम बढ़ ही नहीं करते सकती हैं। हैं। आप और केवल इसके लिए एक मैं आपको बता दूं स्मृति ईरानी जी का विशेष नाम रूप ले से रहे हो, कि वो इनकी इतनी बड़ी मैं महिलाओं नेता हैं, देखिए वो इतनी मैं बड़ी आरोप नहीं नेता लगा रहा हूँ, कलाकार तथ्यात्मक रूप से ये हैं, बताएं, उनके काम की कमी है। प्रदेश में भी अगर बताएं वो कलाकार कौन सी हैं, महिलाएं तो इन्होंने काम कर सशक्त करके सकती बनाई हैं, है राजनीतिक वो रूप किसी में, भी क्षेत्र में जा इनको बताना सकती पड़ेगा। हैं। एक है इसलिए रेखा आ रही है, ये वो भी कोई कांग्रेस से उदाहरण गई मैं है, नहीं समझती हूँ। उनके अलावा दूसरी कोई महिला भी को नहीं नहीं बना हो पाई सकती है। है। यही स्थिति बनी हुई है। मेरा निर्मला प्रश्न था, सीतारमण जी स्मृति- कौन है? मैं आपसे पहली पूछ विदेश रहा हूँ मंत्री। स्मृति ईरानी कहाँ है? सुषमा स्वराज कहाँ जी है क्या थी? प्रभा जी? पहली विदेश मंत्री स्मृति देवेंद्र ईरानी बिल्कुल बात आपने कर रही दोनों है। ने महिला सशक्तिकरण की बात की है। दीपक जी आपने बात की, प्रभा जी आपने भी बात की, कई सारे आरोप लगाए हैं। अब शांत हो जाइए। मैं राजनीति करनी है आपको महिलाओं के नाम जी पर। बिल्कुल दीपक जी और प्रभा जी आप दोनों की तरफ से मैंने बातें सुनी और आप दोनों की बातें सुनी है। आपने महिलाओं को लेकर कई सारी बातें कही हैं। तो आपके अब लगातार बोलने से सच नहीं जी, चलेगा। बिल्कुल आपके लगातार बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सबसे अधिक पकड़े गए इस प्रदेश में। एक एक करके पहले आप बोल लीजिए। दीपक जी और प्रभा जी आप लोग शांत हो जाइए। और भी गेस्ट हैं और लोगों को भी समय देना है। पार्टी के दाग नहीं धुलेंगे। आपकी किसी की भी बात दर्शकों को समझ नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से बहस करेंगे। दोनों जने अगर बहस करेंगे तो आपकी बातें किसी को समझ नहीं आएंगी। आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी बिष्ट जी हैं। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर बातें चल रही हैं और इसमें देखा भी जाता है कि उत्तराखंड में कैबिनेट में भी महिलाओं की जो संख्या है, भागीदारी है, वो कम है। तो ऐसे में आप क्या कुछ देखती हैं जो राजनीति में महिलाओं के लिए क्या कुछ पायदान यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? प्रिया देखिए जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि महिलाएं शीर्ष पदों पे नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, जो 33% आरक्षण की बात अगर हम करते हैं जी, तो उस हिसाब से उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहते हैं ना कि 4 स्तंभ होने चाहिए, भले ही वो 4 हों गिनती में, लेकिन मजबूत होने चाहिए। अगर जो महिलाएं इस पदों पे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ उनके आपके माध्यम से कि अगर वो ही महिलाओं की बात वहाँ पे रखें। मैं हर बार जब भी टीवी चैनल्स में बोलती हूँ तो यही बात बोलती हूँ, दोहराती हूँ कि अगर जो महिलाएं हमारी इस काबिल हैं और सरकार तक आप अपनी बातें पहुंचा सकती हैं, तो उसमें अगर आप एक महिला भी महिलाओं की बात जो है पुरजोर तरीके से उठाएं तो जरूर से महिलाओं तक वो जो लास्ट जो जिनकी मैंने बात करी वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ों में अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहाड़ों में देखिए पढ़ाई की स्थिति बहुत दूर से बच्ची आती हैं। अब बाघ के आतंक को हम लोग रोज देखते हैं, उसके बावजूद दूर स्कूल बहुत नजदीक नहीं है। अब तो ये हाल है पहाड़ों में कि स्कूल बंद होने की कगार पे ज्यादा है, गाँव के गाँव खाली हो गए, पलायन हो गया। उसके बावजूद भी जो लोग बचे खुचे हैं वहां पे, तो जो महिलाएं सशक्त हैं आज हमारे प्रदेश में इस सरकार में पदाधिकारी हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि वो अगर काम सही से करेंगे तो एक वहां पहाड़ तक भी अगर कुछ बच्चों का उद्धार वो कर सके हैं अपने यहाँ पे रहने के बाद, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव उनके लिए भी होगा। और जिस तरीके से हमारा भौगोलिक परिस्थिति हमारे प्रदेश में है तो नो डाउट पहाड़ से बहुत बढ़िया। आज भी मैं स्कूलों में गई, 4-5 स्कूलों में हम लोग गए तो वहां पे मैंने बच्चियों को देखा, तो हम लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, लेकिन जो क्वालिटी उन बच्चों में, क्योंकि वो बच्चे संघर्ष करके आते हैं, तो निश्चित तौर पे वो बच्चियां हमारे लिए बहुत, हमारे प्रदेश के लिए हर क्षेत्र में आगे जा सकती है और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। उमा जी, जिस तरीके से आप समाज सेवी हैं, हर बार आपके पास महिला आती होंगी और भी कई सारे मुद्दे आते होंगे। आपने बोला कि योजनाओं से जो किश्त मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनसे उद्धार नहीं होगा और ये साफ बात है। जब तक शिक्षा एक प्रॉपर नहीं दी जाएगी एक बच्ची को, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो वो बाहर नहीं निकलेंगी। तो आपका क्या कुछ कहना है? आप बहुत ज़मीनी लेवल से देखती हैं, तभी आप एक समाज सेवी हैं और ये एक संदेश भी होगा।
पार्टियों के लिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या यूकेडी हो, कि उन्हें क्या कुछ करना है? देखिए, मैंने बहुत सारे स्कूलों में भी हम लोग काम करते हैं, कई सारे संस्थाओं के साथ भी जाकर काम करते हैं। महिलाएं, जब खासतौर पे बच्चियां जो हैं वो महिलाओं को ही रोल मॉडल के रूप में देखती हैं। आज भी उनके लिए इंदिरा गांधी जी आज भी उनके लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है। मैं यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करूँ, मैं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात करती हूँ। तो बच्चियों के लिए आज भी वो रोल मॉडल है कि हाँ भाई, आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, सभी जानते हैं उनको। उसके अलावा कुछ महिला नेत्रियां हैं जिसमें सुषमा स्वराज जी भी हैं, महिला बच्चियां उनको जानती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बच्चियां उन महिलाओं से बहुत इंस्पायर होती हैं जो कहीं किसी क्षेत्र में किसी मुकाम पर होती हैं, चाहे वो कल्पना चावला जी हो, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, चाहे वो अभी हमारे जो हमारी कांग्रेस की क्रिकेट की जो टीम जीती है उसकी जो महिलाएं हैं उनके बारे में लड़कियां बात करती हैं। ऐसे में जो अभी लक्ष्मी जी ने जो बात कही कि जो महिलाएं अभी किसी पोजीशन पर हैं वो अगर इन बच्चों को इंस्पिरेशन दे, और खास तौर पर सरकार में जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो अपनी सरकार को मजबूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ऊंचे क्षेत्रों में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उन पोजीशंस पे लेकर आना चाहिए जिन पोजीशन, चाहे एक महिला आए, दो महिलाएं आए, चार महिलाएं, जैसे अभी कहा कि 4 महिलाएं लेकिन मजबूती से आए, वो 4 महिलाएं कम से कम 40 करोड़ हमारी बच्चियों को इंस्पायर करेंगे कि आज ये महिला जो है यहाँ बैठी हैं, इस पोजीशन पर बैठी हैं, हमें भी इस पोजीशन पर जाना चाहिए। बच्चियों के दिमाग में ये बात है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक बच्ची जो 6ठी 7वीं 10वीं क्लास में पढ़ रही है उसके दिमाग में ये बात है, चाहे वो गांव की बच्ची है चाहे वो शहर की बच्ची है, लेकिन उसके सामने ठीक है उमा जी, जिस तरीके से आपने बोला एक महिला को जब एक बच्ची देखती है तो वो उसे आइडल के तौर पर देखती है और उसी जैसा बनना चाहती है। तो हमारे पास समय थोड़ा कम है, हम लास्ट कमेंट दीपक रावत जी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए प्रिया जी, निश्चित रूप से महिलाएं हमारी आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं और उनके प्रति चाहे कोई भी राजनीतिक दल केंद्र में हो, राज्य में हो, उनको सशक्त करने के जितने मापदंड हम उपयोग कर सकते हैं, जितनी नीतियां हम बना सकते हैं, हमें बनानी चाहिए। और उनको सशक्त करने का हमारा लक्ष्य जरूर हमारे प्रथम वरीयता में होना चाहिए कि ताकि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे राज्य के विकास की बात हो या देश के विकास की बात हो, उसमें सहयोग करें। जी बिल्कुल, लास्ट कमेंट आपसे शांति प्रसाद जी आपसे लेना चाहेंगे, फाइनल कमेंट। जी देखिए, हम तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। वहीं उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और बिहार में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ महिलाओं को ठगा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। प्रभा जी, आप क्या कुछ कहेंगे, फाइनल कमेंट? देखिए प्रिया जी, निश्चित तौर पर अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरे परिवार भी सशक्त होगा, और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का विचार रहता है, उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनको अच्छी शिक्षा देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और कल को समाज का भी नेतृत्व कर सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो। तो यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और यही मेरे को लगता है कि इन सब चीजों को देखते ही जो समाज है, जो जनता है, हम पर विश्वास रखती है और हमारे को पूरा समर्थन और अपना भरपूर आशीर्वाद देती है। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जिस तरीके से आपने सब कुछ सुना, सारे पार्टी की तरफ से सुना, क्या कुछ फाइनल कमेंट? प्रिया, बस इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, यूकेडी आए, हम तो चाहेंगे, लेकिन उसमें अगर हम जनता को कुछ दे सकते हैं, उनको हम लोग रोजगार दें, उनको हम अच्छी शिक्षा दें। पैसा देना मेरे समझ से कितना दिन चलेगा, लेकिन हम लोग उनके लिए भविष्य के लिए अगर सोचें कि उतना पैसे में उनको कुछ ऐसा दिया जाए कि जो वो अपने पैरों पर खड़ी हों, तो वो ज़्यादा समझदारी है। जी बिल्कुल, उमा जी लास्ट कमेंट। देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि 10,000 रुपये अकाउंट में देने की बजाय अगर सरकार 10,000 रुपये का कोई स्किल उनको सिखाने के लिए भेज देती कि हम आपको 10,000 रुपये की फीस देंगे और आप जाइए और ये स्किल सीखिए और अपने पैरों पर खड़े होइए, तो मैं समझती हूँ बहुत बेहतर होता। और मैं सलाह देना चाहूंगी प्रभा जी को कि उत्तराखंड के चुनाव में 10,000 रुपये अकाउंट में डालने की बजाय आप हमारी बच्चियों को स्किल सिखाइए, फ्री में स्किल सिखाइए, उनको स्पॉन्सर कीजिए, चाहे AI हो, ये बहुत सारी इस समय तो इस तरह की चीजें हैं कि आप महिलाओं को उनके घर बैठे भी सिखा सकती है, ताकि वो महिलाएं वो चीज सीखें और वो आपके 10,000 रुपए को ना देखें, वो अपना रोजगार करे, अपना स्वरोजगार करे, अपना पैसा खुद कमाए। हमने सबकी बातें सुनी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बात रखी, हमें समय दिया। जिस तरीके से महिलाओं को साधने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, बिहार में इसका नतीजा देखने को मिला। महिलाओं ने भरपूर समर्थन किया और आज हमने भी बहस की, डिबेट की, जिसके जरिए ये कंक्लूजन निकलता है कि महिलाओं को पैसे देने से
उतना फायदा नहीं होगा जितना उन्हें रोजगार देने से, जितना उन्हें शिक्षा देने से, जितना उन्हें सुरक्षा देने से। सुरक्षा अगर एक बच्ची को मिलेगी तो वो बाहर जाएगी, पढ़ेगी, नौकरी करेगी और इस देश का और अच्छे से विकास होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।